सोचिए, एक ऐसा कानून जो लगभग पिछले 100 सालों से हमारी जिंदगी और हमारी संपत्ति के फैसले ले रहा था और जिसे समझना किसी उलझी हुई पजल को सुलझाने जैसा लगता है। आज हम बात कर रहे हैं इंडियन सक्सेशन एक्ट यानी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की। किसी व्यक्ति के न रहने पर उसकी प्रॉपर्टी का आखिर क्या होता है, ये प्रोसेस हमेशा से ही बेहद जटिल रहा है। लेकिन दिसंबर 2025 में एक ऐसा ऐतिहासिक कानूनी सुधार हुआ जिसने इस पूरे सिस्टम को जड़ से बदल कर रख दिया। तो चलिए आज की इस चर्चा में इस विषय की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये पूरा खेल आखिर काम कैसे करता है। आज के इस विश्लेषण का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले हम उस सदी पुराने लीगल पैचवर्क को समझेंगे, उसके बाद डोमिसाइल और डिफॉल्ट नियमों की बात करेंगे, फिर देखेंगे एक विल यानी वसीयत की असली ताकत क्या होती है। चौथे हिस्से में हम उस क्रांतिकारी 2025 प्रोबेट सुधार को जांचेंगे और अंत में बात करेंगे कि आज के इस आधुनिक दौर में किसी एस्टेट को प्रैक्टिकली कैसे मैनेज किया जाता है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द सेंचुरी ओल्ड लीगल पैचवर्क। अब आपको शायद लगता होगा कि 1925 का ये एक्ट कोई बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव लाने के लिए लाया गया था, लेकिन सच तो ये है कि ऐसा कुछ नहीं था। इस कानून ने अलग अलग समुदायों के निजी कानूनों को दोबारा बिल्कुल नहीं लिखा, बल्कि ये सिर्फ एक कंसोलिडेटिंग एक्ट था। यानी इसका मेन काम था बिखरे हुए अंग्रेजी कानूनों को बस एक जगह इकट्ठा करना, ताकि कानूनी प्रक्रिया को थोड़ा तो आसान बनाया जा सके। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस पैचवर्क को बड़ी ही चालाकी से जोड़ा था। एक तरफ 1865 का इंडियन सक्सेशन एक्ट इस नए कानून का कोर आधार बन गया, वहीं हिंदू विल्स एक्ट 1870 ने हिंदुओं के लिए वसीयत बनाने के नियम इसमें जोड़ दिए। पारसी समुदाय के कानूनों को एक बिल्कुल अलग चैप्टर का रूप दे दिया गया और 1881 के प्रोबेट एक्ट ने कानूनी प्रक्रियाओं का बेस तय किया। तो बेसिकली ये अलग अलग भौगोलिक और धार्मिक टुकड़े थे जिन्हें जबरदस्ती एक छत के नीचे लाने का प्रयास किया गया था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, डोमिसाइल एंड डिफॉल्ट डेस्टिनीज। यहाँ हम समझेंगे कि बिना वसीयत के प्रॉपर्टी का क्या होता है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझना सबसे जरूरी है और वो है डोमिसाइल। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन आसान शब्दों में ये किसी व्यक्ति का किसी टेरिटरी या क्षेत्र के साथ एक कानूनी रिश्ता होता है। ये या तो आपको जन्म से मिल जाता है या फिर आप इसे अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। डोमिसाइल ही तय करता है कि आपकी प्रॉपर्टी पर आखिर कौन से कानून लागू होंगे। और दिलचस्प बात जानते हैं, जब तक कोई नया डोमिसाइल एक्टिवली चुना नहीं जाता, आपका पुराना डोमिसाइल ही लगातार चलता रहता है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चल और अचल संपत्ति यानी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के बीच एक बहुत बड़ा कानूनी फर्क है। जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट्स, ज्वेलरी या शेयर्स, वो उस कानून से तय होती है जहाँ व्यक्ति का मृत्यु के समय डोमिसाइल था। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे जमीन, फ्लैट या मकान, वो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि वो प्रॉपर्टी भारत में आखिर कहाँ स्थित है। सोचिए, हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी एनआरआईज के लिए ये कितनी बड़ी और अजीब जटिलता पैदा कर देता है। तो क्या होगा अगर बिना वसीयत के ही निधन हो जाए? ऐसी स्थिति में एक्ट के डिफॉल्ट नियम लागू होते हैं, जो मुख्य रूप से क्रिश्चियंस और नॉन पारसीज पर अप्लाई होते हैं। कानून ने यहाँ फ्रैक्शंस बिल्कुल साफ कर दिए हैं। अगर जीवन साथी और बच्चे दोनों हैं तो जीवन साथी को 1/3 यानी 1/3 हिस्सा मिलेगा और बच्चों को 2/3। अगर बच्चे नहीं हैं तो जीवन साथी का हिस्सा बढ़कर सीधे आधा हो जाता है और बाकी का आधा अन्य रिश्तेदारों यानी किंड्रेड में बांट दिया जाता है। लेकिन अगर बात पारसी समुदाय की करें तो 1991 के सुधारों के बाद इनकी कहानी बिल्कुल अलग और बेहद समानतावादी यानी इगैलिटेरियन हो चुकी है। यहाँ बेटे और बेटी के हिस्से में कोई भेदभाव नहीं है, दोनों का हिस्सा बिल्कुल बराबर है। अगर जीवन साथी और बच्चे हैं तो जीवन साथी को सीधे आधा हिस्सा मिलता है और बाकी आधा सभी बच्चों में एकदम बराबर बंट जाता है। जो पुराना नियम था ना, बेटों को 2 गुना हिस्सा देने का, उसे इस रिफॉर्म ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, द सॉवरेन पावर ऑफ विल्स। यही वो चाबी है जो कंट्रोल आपके हाथ में देती है। देखिए, इन सारे कानूनी फ्रिक्शंस और डिफॉल्ट नियमों को अगर बायपास करना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, एक कानूनी रूप से वैध वसीयत यानी वैलिड विल। अपना कंट्रोल वापस लेने के लिए एक्ट का सेक्शन 63 कुछ अटल नियम बताता है।
पहला, वसीयत बनाने वाले को साइन करना होगा या अपना निशान लगाना होगा। दूसरा, नियत यानी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हाँ, ये दस्तावेज एक विल ही है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी कदम, एटेस्टेशन। कम से कम 2 गवाहों का वसीयत बनाने वाले के सामने मौजूद होना और उनका हस्ताक्षर करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। इसके बिना विल की कानूनी तौर पर कोई वैल्यू नहीं होती। अब एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखिए जो स्पेशल मैरिज एक्ट यानी एसएमए लेकर आता है। अगर 2 अलग धर्मों के लोग एसएमए के तहत शादी करते हैं तो उन पर एक सेक्युलर ओवरराइड लागू हो जाता है। इसका मतलब है कि उन्हें अपनी 100% संपत्ति की वसीयत बनाने की पूरी आज़ादी मिल जाती है। लेकिन अगर एसएमए के तहत शादी करने वाले दोनों ही लोग हिंदू हैं तो स्टोरी अलग है। उन पर हिंदू सक्सेशन एक्ट ही लागू रहेगा और उनके जो परंपरागत पारिवारिक अधिकार हैं, जिसे हम को-पार्सनरी राइट्स कहते हैं, वो सुरक्षित रहेंगे। चलिए अब आते हैं हमारी इस चर्चा के सबसे बड़े क्लाइमैक्स पर, द 2025 प्रोबेट रेवोल्यूशन। ये वो तारीख है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। 20 दिसंबर 2025 नए रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट ने 1925 के कानून के सेक्शन 213 को जड़ से हटा दिया। इसका आखिर क्या मतलब था? इसका सीधा सा मतलब ये था कि मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों के नागरिकों को कोर्ट से प्रोबेट लेने की जो एक अनिवार्य, लंबी और थका देने वाली शर्त पूरी करनी पड़ती थी, वो आज़ादी से हमेशा के लिए खत्म हो गई। एक ऐसी आज़ादी जिसका लोगों को दशकों से इंतजार था। नए और पुराने सिस्टम के बीच तो लिटरली जमीन आसमान का फर्क है। 2025 से पहले सिर्फ इन प्रेसिडेंसी टाउन्स के लिए कानून अलग था, जिसमें ना सिर्फ कोर्ट के लंबे चक्कर थे बल्कि भारी फीस भी शामिल थी। लेकिन नए 2025 रिजीम के बाद सेक्शन 213 के हटने से प्रोबेट अब पूरी तरह ऑप्शनल हो गया है। अब पूरे भारत में हर एक टेरिटरी के लिए एक जैसा, यूनिफॉर्म और सरल कानून लागू है। और आपको पता है इस सुधार का नतीजा क्या निकला? रिजल्ट बिल्कुल बेजोड़ है। पहले एक एस्टेट को कानूनी तौर पर सेटल होने में आराम से 12 से 24 महीने लग जाते थे। अब ये समय घटकर सिर्फ 2 से 8 महीने रह गया है। सोचकर देखिए, ये समय की कितनी बड़ी बचत है, जो सीधे तौर पर इस इकलौते कानूनी बदलाव का परिणाम है। एक सच्चा गेम चेंजर। अब आखिरी भाग में देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में ये सब कैसे काम करता है। मैनेजिंग द मॉडर्न एस्टेट। यहाँ इन 2 अलग-अलग कानूनी काबू टूल्स के बीच का अंतर समझना काफी इंपॉर्टेंट है। भले ही 2025 के बाद प्रोबेट ऑप्शनल हो गया है, लेकिन बड़ी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज के केस में ये अभी भी एक बेहद मजबूत हथियार है। क्यों? क्योंकि इसको पूरी दुनिया के खिलाफ एक कंक्लूसिव प्रूफ माना जाता है। दूसरी तरफ सक्सेशन सर्टिफिकेट का इस्तेमाल मुख्य रूप से तब होता है जब मृत्यु के समय कोई वसीयत ही ना हो। और ध्यान रहे, ये सर्टिफिकेट सिर्फ बैंक अकाउंट्स और शेयर्स जैसी मूवेबल एसेट्स के लिए ही कानूनी सुरक्षा यानी इंडेमनिटी प्रदान करता है, प्रॉपर्टी के लिए नहीं। अब अगर आधुनिक दौर की बात कर ही रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के 2024 और 2025 के कुछ ताज़ा फैसलों पर भी नज़र डाल लेते हैं, जो मॉडर्न एस्टेट प्लानिंग को शेप कर रहे हैं। कोर्ट ने साफ किया है कि एक बार बंटवारा हो जाए तो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी कानूनी रूप से सेल्फ एक्वायर्ड बन जाती है। साथ ही एक अकेला वारिस बिना बंटवारे वाली पुश्तैनी जमीन में अपना हिस्सा लॉफुली बेच सकता है। एक और जरूरी चीज, अग्रीमेंट टू सेल या पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए आप प्रॉपर्टी का मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं कर सकते। सेल डीड जरूरी है। और सबसे अहम बात, विल भले ही रजिस्टर्ड हो, कोर्ट के सामने उसकी वैलिडिटी साबित करने के लिए किसी भी संदेहजनक स्थिति को यानी सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस को दूर करना ही पड़ता है। तो इन सारे कानूनी दांवपेच समझने के बाद हम आखिर में इस बहुत ही जरूरी और सोच विचार करने वाले सवाल पर आखिर रुकते हैं। जब लगभग 1 सदी पुराने नियम अब आधुनिक सुधारों के लिए रास्ता बना रहे हैं, तो क्या अपनी विरासत को बिना लिखे छोड़ देना वाकई एक ऐसा जोखिम है जो किसी को उठाना चाहिए? क्या अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी और संपत्ति का भविष्य आप पुराने डिफॉल्ट फ्रैक्शंस के भरोसे छोड़ सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गौर करना चाहिए। उम्मीद है कि इस चर्चा ने इस जटिल कानून के उन सुलझे पहलुओं को आपके लिए थोड़ा आसान और थोड़ा स्पष्ट किया होगा। हमारे साथ इस सफर पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।